नमस्कार मित्रों, आज के व्याख्यान का विषय है एब्डोमिनल पेन, पेट का दर्द। कहने के लिए पेट का दर्द एक सामान्य लक्षण है, परंतु कई बार उसके पीछे काफ़ी ऐसे डायग्नोसिस, काफ़ी ऐसे रोग छिपे होते हैं। कई बार वो पेट का रोग यानी पेट का दर्द काफ़ी परेशान करता है, कई बार सालों तक परेशान करता है। तो उसके बारे में हम आज बात करेंगे। पहले हम ये जान लेते हैं कि मोटा मोटा कि किस तरह से हमारी पाचन की प्रक्रिया होती है। तो जब भी हम कुछ भी खाना खाते हैं तो जब दांत से चबाते हैं तब हमारे शरीर में एंजाइम सिक्रेशन होता है, हमारे सलावे के द्वारा, हमारे लाल रस से मुंह के अंदर। वहाँ से हमारा जो भी खाना है वो अन्न नली के द्वारा हमारे जठर में जाता है, हमारे आमाशय में, स्टमक में जाता है। वहाँ भी एक प्रकार की प्रक्रिया होती है, सभी प्रकार के एंजाइम्स का सिक्रेशन होता है और खाना अच्छे से एक रूप होता है। और आगे जाके खाना डिओडेनम से छोटे आंत में जाता है। वहाँ पे भी प्रोसेस ये होता है कि जो शरीर के अंदर जो अच्छे वाले तत्व होते हैं, शरीर के जो जरूरी तत्व होते हैं, न्यूट्रिशन वाला पार्ट होता है, पोषक तत्व एब्जॉर्ब होता है और आगे की प्रक्रिया में वो बड़े आंत में आता है। बड़े आंत में भी और भी जो बाकी चुका जो शरीर के लिए पोषक तत्व जरूरी है वो एब्जॉर्ब होता है और अल्टीमेटली जो मल भाग है, स्टूल है, वो अलग होता है वो, और यहाँ से स्टूल एनस के द्वारा बाहर निकलता है। दिस इज अ मोटा मोटा एक समझने के लिए कि ये हमारी पाचन की प्रक्रिया है। आयुर्वेद के हिसाब से इस पाचन की प्रक्रिया में वायु पित्त कफ बहुत अच्छे से काम करता है। उसमें से भी हर एक वायु पित्त कफ ये तीनों के 5-5 प्रकार है। उसमें से समान वायु यानी वायु का एक प्रकार है समान वायु, पाचक पित्त, पित्त का एक प्रकार है पाचक पित्त और कफ का एक प्रकार है क्लेदक कफ। ये तीनों का काम होता है हमारे आमाशय के अंदर, तब खाना हमारा अच्छे से डाइजेस्ट होता है। इस प्रकार के वायु पित्त कफ बहुत समावस्था में काम करते हैं, समरूप कार्य करते हैं, तो हमारा डाइजेशन अच्छे से होता है और तब जाके कोई भी मेडिसिन के बिना हमारी मल प्रवृत्ति अच्छे से होती है, तो हम यहाँ पे स्वस्थ हैं, नहीं तो हम बीमार हैं। अब ये एब्डोमिन पेन के क्या क्या कारण होते हैं वो अकॉर्डिंग टू मॉडर्न साइंस हम समझते हैं। यहाँ देखते हैं कि ये पूरा 9 पार्ट हमारे एब्डोमिन को, पेट के भाग को डिवाइड किया है। दिस इज अ राइट पोर्शन, दिस इज लेफ्ट पोर्शन और ये है हमारा मिडल वाला पार्ट। तो यहाँ पे राइट में लीवर है, तो लीवर के जितने भी डिसीज है वो यहाँ पे आएंगे, यानी लीवर पे सूजन आ गया, हिपेटाइटिस हो गया, हिपेटिक एब्सेस हो गया, कोलेसिस्टाइटिस हो गया, कोलेंजाइटिस हो गया, गोल्डस्टोन हो गया, यानी जो लीवर के रिलेटेड है वो। यहाँ पे राइट साइड किडनी में कोई भी तकलीफ है तो किडनी स्टोन है, कुछ भी उसके रिलेटेड। दूसरा यहाँ कोलाइटिस की तकलीफ है तो वहाँ पॉइंट पे यहाँ दर्द हो सकता है। नीचे जाके एपेंडिसाइटिस, कोलाइटिस, ओवेरियन टॉर्जन वगैरह काफ़ी ऐसे डिसीज है कि जिसका डायग्नोसिस हो सकता है। और सबसे बड़ा जो मिलते हैं सभी के अंदर, पेट के दर्द के अंदर जो सिम्टम्स होते हैं, मिडल पार्ट में दर्द रहता है। तो उसके अंदर हम ज़्यादातर आज बात करेंगे कि गैस्ट्राइटिस रहता है, GERD यानी गैस्ट्रोइसोफेगस रिफ्लेक्स, यानी जो खाए वो पूरा ऊपर आता है। आगे बता है PUD यानी पेप्टिक अल्सर डिसीज, यानी अल्सर हो जाता है, गैस्ट्रिक परफोरेशन हो जाता है, गैस्ट्रिक पेरेसिस हो जाता है, पैंक्रेटाइटिस होता है। इस प्रकार के डायग्नोसिस हो सकते हैं। आगे भी जाके बहुत सारे ऐसे डायग्नोसिस है, जैसे कि नीचे भी आ जाते हैं, मिडल पार्ट्स के नीचे मिडल में लास्ट वाला जो पोर्शन होता है, जहाँ सिस्टाइटिस नाम का एक डिसीज होता है, जहाँ के हमारे पेशाब की जो बैग होती है, किडनी के नीचे जो आती है उसको पेशाब की बैग होती है, वहाँ पे सूजन आता है, ब्लेडर वाले पार्ट में
सूजन आ जाता है तो वहाँ पे दर्द होता है तो उसको सिस्टाइटिस कहते हैं। लेडीज में पेल्विक रीजन में इन्फ्लामेशन आ जाता है तो पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिसीज कहते हैं। इस तरह से काफ़ी ऐसे डायग्नोसिस के जिसके कारण भी पेट में दर्द होता है, क्योंकि पूरा पोर्शन लोअर एब्डोमेन में पेन होगा यहाँ पे इस रीजन में, तो भी वो पेट का दर्द ही कहा जाएगा। वैसे हम यहाँ लेफ्ट पोर्शन में आते हैं तो पेंक्रियाज होता है। पेंक्रियाज में कई बार स्टोन हो जाता है या कई बार सूजन आ जाते हैं, बहुत ही खतरनाक पेन होता है पेशेंट को। तो कई बार वो सामान्य दर्द के कारण सामान्य मेडिसिन लेते रहते हैं, पर बाद में पता चलता है कि उनको पेंक्रेटाइटिस है या उसके कारण कुछ भी दर्द आगे भी बढ़ जाता है, तो बहुत ही परेशान करता है पेशेंट को। पर उसके लिए डायग्नोसिस होने के बाद परफेक्ट ट्रीटमेंट लेना चाहिए। इसलिए ही पेट के दर्द का क्या हमारा पर्टिकुलर किस रीज़न चाहिए पेन होना है वो जानना आवश्यक है। वैसे ही यहाँ पे लेफ्ट साइड में भी किडनी स्टोन का पेन हो सकता है, कोलाइटिस का पेन हो सकता है, और यहाँ पे नीचे से की साइड ये वाला पोर्शन में भी हमें कोलाइटिस है कि इंटेस्टाइन का कुछ भी है वो भी पेन हो सकता है। और दोनों साइड नीचे की साइड पेन होता है यहाँ पे और यहाँ पे इस रीजन में, तो फीमेल के अंदर ओवेरियन का कुछ भी ओवेरियन सिस्ट की उसके कारण भी पेन हो सकता है। ये हमारा एक मोटा मोटा क्या क्या ये 9 पोर्शन हम डिवाइड करते हैं, तो क्या क्या पेट के दर्द में क्या क्या रीजन और कौन से क्वेश्चन मार्क हो सकते हैं उसके बारे में हमने जाना। अब कई बार ऐसा होता है कि कुछ प्रकार के रिफर्ड पेन भी होते हैं, जिस तरह से कि किडनी स्टोन में जो पेन होता है वो नीचे नीचे आगे यहाँ यूरिनल वे में या आपके एनस में भी पेन करता है, तो वो किडनी स्टोन में जो होता है उसके कारण कई बार वॉमिटिंग होती है, फीवर भी हो जाता है और बहुत ही खतरनाक पेन हो जाता है, पूरा बॉडी बेंड कर देता है वे जो भी जिसको भी दर्द हुआ है, और उसके कारण यूरिन में बर्निंग होता है और यूरिन थोड़ा कई बार रेडिश भी हो जाता है। इस तरह से अलग अलग डिसीज के कारण कई बार कुछ रिफर्ड पेन होता है, यानी जहाँ पे पेन हुआ वहाँ पे कुछ भी पैथोलॉजी कुछ भी गड़बड़ी है, कहीं दूसरी ओर कुछ गड़बड़ी है, कुछ खराबी है, उसका पेन रिफर होकर दूसरी जगह पेन कर रहा है, इस तरह से हो सकता है। अब आपको स्टमक में पेन हो रहा है तो ज़्यादा से ज़्यादा किस कारण होता है, तो ज़्यादा आपने कुछ भी खाया है वो ज़्यादा खा लिया है तो वहाँ पे हेवीनेस हो जाएगा और आपको पेन करेगा। आपको रिसेंटली कुछ पेन हो रहा है या हर रोज़ खाने के बाद कुछ हेवी लग रहा है तो आपका हेवीनेस के कारण पेन है। वही हेवीनेस में ज़्यादातर वहाँ एंजाइम सिक्रेशन ज़्यादा प्लस माइनस किया है, वो जो खाया है वो डायरेक्ट हजम नहीं रहा तो पेन करेगा, और वो उसमें लिक्विड ज़्यादा गया है। कई बार देखते हैं कि जो लिक्विड खाना साथ में जो ज़्यादातर छाछ के बारे में हम सोचते हैं तो छाछ इतनी पी लेते हैं कि हमारे गले तक आ जाती है, इतनी छाछ पी लेते हैं। फिर ऊपर वो GID जैसे कि वो जो यहाँ पे एक वाल्व रहता है वो वाल्व खुल जाता है और जो खाना होता है स्टमक के अंदर वो ऊपर आता है यानी गले में आता है। ऐसे काफ़ी पेशेंट को मिलता है तो वो उसको नोजिया यानी वॉमिटिंग या फिर खट्टे डकार जैसा अनुभूति होता है। और कई बार खाया कम है पर मसाले वाला खाया है या फिर रोज़ मसाले वाला खाना खाने से या लहसुन काली मिर्च ये सब कुछ ज़्यादा खाते हैं या हरी मिर्च भी बहुत ज़्यादा खाते हैं तो यहाँ की स्किन बहुत रेडिश हो जाती है, इन्फ्लामेशन हो जाती है, तो उसके कारण हार्टबर्न भी होता है। ये सभी में पेन बहुत ही कॉमन लक्षण है। अभी कई बार ऐसी परिस्थिति आ जाती है कि जो पेन होता है वो बहुत खतरनाक होता है, उसमें हमें क्या है कि एलोपैथी डॉक्टर्स सभी सर्जरी का एडवाइस करते हैं। उसमें कई पेन है उसके बारे में बात हम अवश्य करेंगे, परंतु कई ऐसे कंडीशन है कि जो एलोपैथी सर्जन होते हैं कि वो सर्जरी बोलते हैं पर वो आयुर्वेद से मेडिसिन से कुछ ट्रीटमेंट से बहुत अच्छे से ठीक हो सकते हैं। उसमें से मैं कहूँगा कि कई बार पेप्टिक अल्सर है, अल्सरेटिव कोलाइटिस है, ऐसी बीमारी है कि जहाँ पे आपको सर्जरी की भी बात की गई हो तो उसमें विदाउट सर्जरी भी विथ आयुर्वेदिक मेडिसिन और ट्रीटमेंट से आप बहुत अच्छे से ठीक हो सकते हैं। ऐसा कहा जाए कि परफोरेशन हुआ कि अंदर कुछ आपके स्टमक के या आंतों में कहीं पे छिद्र हो गया और वहाँ से सब कुछ लीकेज हो रहा है तो वो कंडीशन में भी आपको तुरंत ही ऑपरेशन कराना ही पड़ता है। उसके अंदर कुछ भी हम पर वो डायग्नोसिस के अलग अलग पैरामीटर से उसके वो
डायग्नोसिस होता है, उसको परफोरेशन ऑफ गैस्ट्रिक अल्सर कहते हैं। उसके बाद भी कई ऐसे डायग्नोसिस होते हैं कि वहाँ डॉक्टर को जब आपका जो भी रिपोर्ट्स होता है उसके बाद ही उसका कंफर्म होता है कि वहाँ पे ऑपरेशन की जरूरत है या फिर विथ मेडिसिन आपको ठीक हो पाएगा, परंतु उसका पेन बहुत असह्य होता है, आपको बिल्कुल भी सहन नहीं होता है। अभी जब देखते हैं पेट का दर्द तो उसमें उसके साथ मोस्ट कॉमन तीन ही लक्षण मिलते हैं: गैस, एसिडिटी और कॉन्स्टिपेशन। उसके बारे में हम आगे बात करते हैं, किस तरह से गैस बनता है, किस तरह से एसिडिटी होती है, किस तरह से कॉन्स्टिपेशन होता है। तो उसका हम जब उसका डायग्नोसिस कैसे होगा पेट के दर्द का, तब किसी भी डॉक्टर को दिखाते हैं तो पहले वो आपका पेट का एग्जामिनेशन करेगा, वो पहले क्वेश्चन पूछेंगे, फिर पेट का एग्जामिनेशन हाथ से करेंगे। उसके बाद में कुछ पता नहीं चलता है, आपकी कुछ दवाइयों से ठीक नहीं होता है, तो आपको सोनोग्राफी की एडवाइस की जाएगी। कुछ ऐसी बात है कि सोनोग्राफी से भी नहीं पता चल रही है तो आपको एमआरआई या सीटी स्कैन का एडवाइस किया जाता है। मानो कि उससे भी कुछ पता नहीं चल रहा है तो एंडोस्कोपी, यानी पेप्टिक अल्सर है तो वो एमआरआई या सीटी स्कैन में भी नहीं पता चलता है तो उसको एंडोस्कोपी कराना पड़ता है। आंतों में आपके अल्सर हो गए हैं, यानी कोलाइटिस हो गया है, आंतों में अल्सरेटिव कोलाइटिस की तकलीफ है तो कोलोनोस्कोपी करनी पड़ती है, तो उसमें से पता चलता है। और उसके साथ ब्लड इन्वेस्टिगेशन करने से उसका पक्का एक डायग्नोसिस होता है और उसके हिसाब से आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट या एलोपैथी ट्रीटमेंट जो भी हो करना चाहते हैं वो करनी होती है। पर पहले डायग्नोसिस होना, कंफर्म होने के बाद ही ट्रीटमेंट हो तो सबसे अच्छी बात है पेशेंट के लिए। अभी जैसे कि गैस, एसिडिटी और कब्ज के लिए मैं थोड़ा सा आपको समझाता हूँ, आगे भी पूरा क्वेश्चन आएगा, परंतु जैसे मैंने सामान्य पाचन की प्रक्रिया आगे बताई थी कि वो पाचन की प्रक्रिया के अंदर गड़बड़ी हुई तो आपको गैस होना तय है, आपको एसिडिटी होना तय है और उसके कारण आपका न्यूट्रिशन वाला पार्ट और स्टूल दोनों डिवाइडेशन अच्छे से होगा ही नहीं, इसलिए आपको कॉन्स्टिपेशन होना तय है। कई बार कॉन्स्टिपेशन नहीं होता है तो डायरिया होता है, पर ये दोनों में से एक होना तय है, पर ज्यादातर लोगों को कॉन्स्टिपेशन होता है। अभी एंडोस्कोपी में पेशेंट को क्या है कि एब्डोमेन पेन कंटिन्यूस होने के कारण एंडोस्कोपी कराई गई, तो एंडोस्कोपी के अंदर इस तरह से गैस्ट्राइटिस आया। तो यहाँ हेल्दी स्किन और गैस्ट्राइटिस वाले स्किन क्या है कि हम देख सकते हैं एकदम रेडिश हुआ है, जिस तरह से मुंह में छाले हो जाते हैं, स्टोमेटाइटिस हो जाता है तो किस तरह की मुंह की स्किन हो जाती है एकदम लाल लाल, वैसे ही अंदर हमारे स्टमक की स्किन इस तरह से रेडिश हो जाती है और उसके कारण कुछ भी हम डालते हैं तो एकदम प्रकार के इरिटेशन हो जाता है, कुछ भी खाना हजम नहीं होता है और कुछ भी खाने से डर बना रहता है क्योंकि अंदर से बर्निंग महसूस होती है। कुछ भी डालते हैं तो वोमिटिंग होता है, खट्टे डकार आते हैं, पेट भारी जैसा लगता है, खाली भी पेट रहा तो भी जैसे कि अंदर से कुछ न कुछ पड़ा है और भारीपन, हेवीनेस है ऐसा लगता है। अब कोलोनोस्कोपी करके पेट के दर्द में ज़्यादा रहता है और उसके साथ भी कुछ ऐसे लक्षण दिख रहे हैं, यानी रेक्टल ब्लीडिंग, यानी एनस के थ्रू ब्लीडिंग भी हो रहा है और पेट में भी दर्द हो रहा है, तो वहाँ पे गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट आपकी कोलोनोस्कोपी करवाते हैं। तो कोलोनोस्कोपी में अंदर अल्सर का डायग्नोसिस होता है, तो उसको डायग्नोसिस अल्सर का, तो उसको अल्सरेटिव कोलाइटिस बोला जाता है। उसके अंदर भी कौन से पार्ट में आपको अल्सर है उस प्रकार के ट्रीटमेंट होती है। यानी ये बड़ी आंत है, बड़ी आंत में उसका जो 3 वाला पार्ट होता है उसमें लास्ट पोर्शन में कितने पार्ट में अल्सर क्रिएट हुए उस हिसाब से क्या है कि उसका डायग्नोसिस होता है और उसके हिसाब से उसकी ट्रीटमेंट होती है। परंतु इसमें बहुत कॉमन जो सिम्टम्स है वो ब्लड होता है, स्टूल के अंदर, लेट्रिन के अंदर ब्लड आता है और बहुत ही एकदम से चुक कर पेन होता है पेट के अंदर और लेट्रिन जाना पड़ता है खाने के बाद तुरंत या पूरे दिन में 7-8 बार लेट्रिन जाना पड़ता है। एच पाइलोरिक इन्फेक्शन ये ज़्यादातर अनहाइजेनिक फूड के कारण होता है और पेट के अंदर वो बैक्टीरिया जाते हैं और वो ही बैक्टीरिया आगे जाके अल्सर भी करते हैं, पेप्टिक अल्सर भी क्रिएट करते हैं और इसका भी डायग्नोसिस
एंडोस्कोपी से होता है। इसमें पेट दर्द होना, भूख नहीं लगना, खट्टे डकार आना, अन कारण से कोई भी कारण बिना वेट लॉस होता है, कुछ भी खाने में जाओ तो वॉमिटिंग जैसा फील होता है। तो इस प्रकार के लक्षण इसके अंदर देखते हैं और मिडल चेस्ट में ज़्यादातर पेन बना रहता है। गैस्ट्रोइसोफेगस रिफ्लक्स डिसीज ये बहुत ही कॉमन है आज के कारण, क्योंकि ज़्यादातर लोग क्या करते, खाने के बाद बैठ जाते हैं, कुछ भी उनकी एक्टिविटी, इतनी फिजिकल एक्टिविटी नहीं रहती या फिर बहुत ही कम रहती है, और उन्होंने खा भी बहुत ज़्यादा लिया। यहाँ आप देख सकते हैं कि ग्लास जैसा पोर्शन बता दिया स्टमक का, और यहाँ तक पूरा फोल्ड कर दिया। यहाँ थोड़ा झुकेंगे, थोड़ा बैठेंगे तो यहाँ से ऊपर आएगा, ये पूरा भर दिया, इसलिए वो ऊपर रिफ्लेक्ट करेगा, आपको मुंह तक आएगा। तो इसके उसका डायग्नोसिस है गैस्ट्रो इसोफेगस रिफ्लेक्स डिसीज, यानी रिफ्लेक्स करके पूरा जो खाया है उसका खट्टा बन के, क्योंकि बॉडी तो क्या है कि जो खाना है उसको हजम करने के लिए एंजाइम का सिक्रेशन चालू कर देता है। तो अध पका हुआ खाना जो है वो मुंह में आएगा, तो उसको एंजाइम मिला हुआ, इसलिए वो खट्टा बन के, एसिड जैसा बन के मुंह में आता है। तो एकदम से किसी को भी वो पसंद नहीं आता, और एकदम से आपकी अन्ननली में और स्टमक में बहुत सारा बर्निंग और जलन करता है। तो उसमें कारण हमारी ही गड़बड़ी है, हम ही खाना बहुत ज़्यादा खा लेते हैं, उसके कारण ये होता है। और ये एक डिसीज इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, ये भी बहुत ही माइंड और बॉडी का डिसीज है। उसके कारण माइंड भी बहुत ही इरिटेशन हो जाता है, और बाउल यानी इंटेस्टाइन भी बहुत ही इरिटेबल हो जाता है। उसमें होता क्या है कि इंटेस्टाइन में इन्फ्लामेशन जैसा बन जाता है, वहाँ पे जैसे ही स्टूल आता है तो वहाँ से क्या होता है, यानी खाना पच के वहाँ पे आता है तो उसमें डिवाइडेशन होना है, यानी स्टूल अलग बनना है और जो न्यूट्रिशन वाला पार्ट है वो एब्जॉर्ब होना है। पर वो बड़ी आंत पूरी इतनी सेंसिटिव बन जाती है कि जैसे ही खाना पच के वहाँ पे आता है छोटी आंत से बड़ी आंत में, वो तुरंत ही ऐसी पेरिस्टाइलिस यानी आंतों की मूवमेंट ऐसी करता है कि कच्चा पक्का खाना बाहर निकाल देता है। और सबसे बात कि जैसे ही कुछ खाना खाया और थोड़ा भी प्रेशर लगा और पेशेंट को तुरंत स्टूल पास करने यानी लेटरिन के लिए जाना पड़ता है। ऐसा सिम्टम्स यहाँ पे होता है। अभी एलोपैथी ट्रीटमेंट, इसके अंदर ज़्यादातर बेसिक ट्रीटमेंट में कुछ प्रकार की पेन किलर्स देते हैं, एंटासिड्स देते हैं, कुछ एंजाइम से ट्रीटमेंट देते हैं, कुछ अलग अलग प्रकार की ट्रीटमेंट रहती है, और सर्जरी भी जिस प्रकार की ज़रूरत है उस प्रकार के एडवाइस करते हैं। और कई बार पेन उनसे ठीक हो ही जाता है एलोपैथी ट्रीटमेंट से, कई बार थोड़ा होता है, थोड़ा नहीं होता है, कई बार दवाई लेते हैं तब तक ठीक होता है, और दवाई छोड़ देते हैं तो फिर से तकलीफ होती है। और आप ही ऐसे पेशेंट देखे हैं कि एंटासिड्स जिंदगी भर लेते हैं, जो भी पेट पे बर्निंग हुआ एंटासिड्स ले लिया और कुछ भी सोचते नहीं है, तो वो भी उनके लिए बहुत ही खतरनाक है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, काफ़ी ऐसे इंटरनेशनल रिसर्च बाहर आए कि जो लोग एंटासिड्स रेगुलर लेते हैं उनको बड़े से बड़ी बीमारी होने का चांसेस है, और से लेकर कैंसर तक भी बीमारी होने चांसेस है। अब यहाँ से क्वेश्चन थोड़ा हम डाइवर्ट करके यूटर्न लेके आयुर्वेद के तरफ आते हैं। आगे ही मैंने बताया था कि जिसका पाचन जो आगे की तरफ बताया वैसे नहीं होता है तो डेफिनेटली वो बीमार व्यक्ति है। पर वो बीमार होता ही कैसे है उसके कारण भी यहाँ हम देखेंगे। और आजकल कैंसर तो बहुत ही कॉमन हो गया है, और कब पता चलता है, बोलते हैं कि डायग्नोसिस होता है तो बोले 4th स्टेज में पहुंच गया है, और बोलते हैं कि कोई एडिक्शन, बोले कोई एडिक्शन नहीं, कोई व्यसन, कोई भी व्यसन नहीं, तो पहुंच कैसे गया, उनको इतना सारा लास्ट स्टेज में पता ही नहीं चला और पहुंच गया कैंसर। तो उसके कारण यहाँ पे हम समझते हैं, तो वो ऐसे कि ऐसे वो 4th स्टेज में नहीं पहुंच गया। हमारी कई ऐसी गलतियां हर रोज की होती है कि जिसके कारण ये होता है कि वो लास्ट स्टेज तक कैंसर पता पहुंच जाता है और हमें पता नहीं चलता है। पहला कारण है जो यानी पेट बिगड़ने का, हमारी पाचन की समस्या का एक ही श्लोक के अंदर आचार्य ने बता दिया है कि देखो अति मात्रस्य भोजन, या मात्रा, आपको पता है कि इतना ही मात्रा में मैं खाता हूँ तो हमारा हजम हो जाता है, और आप मात्रा में खाते नहीं है तो आपका डाइजेशन बिगड़ेगा, आपका शरीर बिगड़ेगा, और शरीर बिगड़ने के बाद जो भी अंदर गंदगी वो कहीं भी पी जाएगी पूरे बॉडी में, और वहां जाके कुछ भी रोग कर सकती है।
कहाँ का भी रोग कर सकती है, जोड़ों का दर्द कर सकती है, स्किन का डिसीज कर सकती है, फेफड़े का डिसीज कर सकती है, जो भी चाहे वो डिसीज कर सकती है। अकाले भोजन करना, अकाल यानी कौन सा काल, कौन से काल पे भोजन करना है, सबसे बड़ा प्रश्न ये। तो आयुर्वेद बहुत ही अच्छा बताया है, काल भोजनम आरोग्य करना, काल पर भोजन करते हैं तो आरोग्य के लिए हितकर है। पर काल कौन सा काल? वो है कि आपको भूख लगे तब खाना है, भूख के बिना खाना नहीं है। तो बोलते हैं कि भूख लगे पर सब टाइम तो ये फिर तो लेंगे, टाइम पर भूख नहीं लगी तो क्या दिक्कत होगा? तो उसके लिए बहुत ही अच्छा उपाय है कि आप हर रोज टाइम पर खाना खा लो, तो आपकी बॉडी की बायोलॉजिकल क्लॉक भी उसी तरह ही सेट हो जाएगी, तो आपको उसी समय भूख लग ही जाएगी। आपका सुबह का नाश्ता फिक्स आधा घंटा इधर उधर हो सकता है, पर उसके टाइम पीरियड के अंदर खाना यानी ब्रेकफास्ट कर ही लेना है। लंच में भी आप आधा घंटा 1 घंटा आगे पीछे हो सकता है, पर उससे ज्यादा नहीं, उसके बीच के अंदर आपको कर ही लेना है लंच। वैसे ही डिनर का फिक्स कर दो तो आपका बायोलॉजिकल क्लॉक इससे फिक्स हो जाएगा कि आपको उसी टाइम के अंदर भूख लगेगी और वो आपके लिए आरोग्य के लिए हितकर होगा। च अहितस्य च भोजना, अति मात्रा में भी खा लिया तो भी गड़बड़ी, नहीं यानी भूख लगी हो गया तो भी गड़बड़ी। ठीक खाना खाए, जो खाना खा रहे हैं वो ठीक से नहीं खाया, अच्छा नहीं है, यानी फास्ट फूड है, मसाला वाला है, विरुद्ध अन्न है, वो खा लिया है तो आप शरीर को बिगाड़ेगा ही, और आगे जाके सभी डिसीज का शुरुआत यहाँ से ही होता है। अब कई बार हम देखते हैं कई पेशेंट हमें कहते हैं कि ये हमारे जो है पेशेंट वो तो बहुत ही कम खाते हैं तो भी उनको क्यों डिसीज होता है, या फिर बोलते हैं कि हम तो बराबर ही खाते हैं, ज्यादा नहीं खाते तो भी क्यों डिसीज होता है। तो उसके लिए आचार्य बहुत अच्छा कहते हैं, तो उसके बारे में बताया है कि भाई वो भले ही अच्छा खाते हैं, माप में खाते हैं, भूख लगते हैं तभी खाते हैं, परंतु वो चिंता करके खाते हैं, वो शोक यानी डिप्रेशन एंजाइटी में खाते हैं, डर, कोई उनके मन में डर सता रहा है और तभी अवस्था में खाते हैं, गुस्सा में खाते हैं, दुख सह्या है यानी सोफा पे बैठ के खाते हैं, सोते सोते खाते हैं, कुछ अच्छे परिस्थिति में नहीं खाते तो भी खाना आपका अच्छे से डाइजेस्ट नहीं होगा। प्रजागर यानी रात्रि को जागते हैं और सुबह 2 दिन में सो जाते हैं, ऐसा करते हैं तो भी आपका अच्छे से अच्छा खाना खाया, मापसर खाना खाया, अच्छा खाना खाया तो भी खाना अच्छे से डाइजेस्ट नहीं होगा। तो ये भी बहुत अच्छी प्रोसेस है कि हमें चिंता, शोक यानी एंजाइटी, डिप्रेशन, डर, क्रोध ऐसा खाने के समय होना नहीं चाहिए। शांत मन से हमें खुश होकर खाना खाना चाहिए। अब मात्रा का 2-3 बार मैंने बताया कि तो मात्रा क्या है, किस प्रकार से हमें पता चलेगा कि हमने जो खाना खाया है वो मात्रावत खाया है यानी ज्यादा नहीं खाया। तो आचार्य ने बहुत अच्छा डिस्क्रिप्शन दिया है। संस्कृत का वर्ड बोलूंगा और उसको हिंदी में मैं समझाता हूँ। कुक्षेर अप्रणनम आरोहणे यानी आहारेण यानी आहार ग्रहण के कारण, आहार ग्रहण करने के बाद आपके पेट पर दर्द यानी पीड़न जैसा महसूस नहीं होना चाहिए। आपके पेट के अंदर भारीपन लगा और पीड़ा जैसा यानी दर्द जैसा महसूस हो रहा है तो आपने ज्यादा ही खाया है। हृदय से अन्न अवरोध यानी स्टमक के पास में ही हमारा हार्ट है, तो आप ज्यादा खा लोगे तो हृदय पे भारीपन होना ही है, आपको सांस लेने में दिक्कत होना ही है, उठने बैठने में दिक्कत होना ही है। तो आपको समझ लो कि आपने ज्यादा ही खाया। पार्श्व योर अविपाटनम यानी जो पार्श्व वाला पार्ट, पेट के 2 भाग है, वहां पे आप फूला जैसा महसूस होगा तो समझ लो कि आपने ज्यादा ही खाना खाया है। अन अति गौरवम उदरस्य, पेट ज्यादा फूला हुआ नहीं लगना चाहिए, नहीं तो आपने उसका लक्षण है कि आपने ज्यादा खाया है। त्रिनम इंद्रियाणाम, आपकी जो आपकी तृप्ति है यानी रसन, आपको भूख है, आपकी प्यास है, खाना जो खाते हैं उससे संतोष तृप्ति हो जानी चाहिए, वो खाना आपने मात्रा में खाया है। आप उठते हैं, बैठते हैं, सांस लेते हैं, हंसते हैं, उसके अंदर कोई भी कष्ट नहीं होना चाहिए, तो ही उसका मतलब ये है कि आपने खाया है जो मात्रा में खाया है।
और एक अच्छा बताया है कि सायं प्रातश्च सुखेन परिणमन, यानी सुबह में जो खाया है शाम तक आते आते सुख रूप पाचन हो जाना चाहिए, यानी आपको अच्छे से भूख लग जानी चाहिए। और रात शाम को जो खाया है सुबह उठते हैं तो उसको सुबह में अच्छी भूख लग जानी चाहिए। आपको भूख नहीं लगी है तो समझ लो कि आपने मात्रा से ही ज्यादा खाया है। मात्रावत खाने से शरीर अंदर अच्छा बना रहता है, वर्ण अच्छा है और शरीर उच्च करता है, बलवान बनाता है। आगे हम बात करते हैं हमें कैसे खाना चाहिए, किस तरह से खाना चाहिए। आयुर्वेद गरम खाना चाहिए। अभी ज्यादातर ऐसा कहा गया है कि आपको खाने में घी नहीं खाना चाहिए, तेल नहीं खाना चाहिए, तो बिल्कुल गलत है। हम कहते हैं कि आपको जो भी खाना खाओ तो बेस्ट में बेस्ट जो तेल है वो तिल का तेल है, तो जो भी खाओ तिल के तेल के अंदर ही बनाओ, जो भी सब्जी बनाते हो। और तिल का तेल भी नहीं यूज करना है, गाय का घी यूज करो, मात्रावत यूज करो। आपको जरूर है आपको गाय का घी या तिल का तेल उपयोग करना ही चाहिए खाने के अंदर, नहीं तो आपके बॉडी का फ्लेक्सिबिलिटी नहीं रहेगा, आपको जोड़ों का दर्द होगा और उसके अलावा पूरे बॉडी में कहीं भी कुछ भी प्रकार की तकलीफें होते ही रहेगी, क्योंकि बॉडी को फ्लेक्सिबल रखना है तो शरीर के स्निग्ध यानी तिल का या तिल तेल का या घी का उपयोग जरूरी है। मात्रावत अभी जितना मैंने आगे बताया मात्रावत खाना है। जीर्ण यानी पहले खाना पच गया है उसके बाद है मीडिया विरुद्ध यानी गर्म और ठंडा नहीं खाना है। ज्यादा बहुत मसाले वाला खाना नहीं खाना है। इष्ट देशेषु इष्ट सर्व उपकरण, यानी जो खाने की जगह है वहां पे बैठ के खाना है। जो खाने की जितने भी जरूरियत वाले सामान है सब हाथ में लेकर वे खाना है। नाति द्रुतम नाति विलंबित, बहुत जल्दी से खाना है, बहुत धीरे भी नहीं खाना। अजल्पन अहसन, हंसते हंसते हुए भी नहीं खाना है, बोलते बोलते हुए भी नहीं खाना है। तन मनान भुंजित, मन परोकर मन रख के ही खाना है। और अच्छा है लास्ट वाला आत्मान अभिसमक्ष, यानी वो क्या शरीर के अंदर उपयोगी है, क्या सूट होता है, यहाँ आपको आपके भूतकाल से यानी आपकी हिस्ट्री से आपकी प्रकृति से आपको पता ही रहता है, तो उसके हिसाब से आपको खाना चाहिए। उसको मात्रावत आपको पता है कि इतना ही मेरे लिए योग्य है तो उतना ही खाना चाहिए। और क्या चीज मेरे लिए अच्छी है वो खुद अपन ही जान सकते हैं, तो उसके लिए उस हिसाब से ही पूरे माइंड को सतेज रखते हुए ही वो चीज खानी चाहिए जो हमारे शरीर के लिए ठीक हो। कई बार दूध अमृत के बराबर है, पर कई लोगों की प्रकृति वो बिल्कुल भी सूट नहीं करता है, तो उसको पता है कि मुझे ये दूध सूट नहीं करता है, तो उसको वो दूध नहीं लेना चाहिए उस तरह से। इसलिए यहाँ शास्त्रकारों ने ऋषि मुनि ने बताया कि आत्मानम न अभिसमक्ष यानी समीक्षा करके आपको प्रश्न पूछते हैं अपने शरीर को और वो खाना चाहिए। अब आयुर्वेद के हिसाब से आपका डाइजेशन बिगड़ा है तो क्या क्या लक्षण आपको अंदर मिल सकते हैं। तो पहला जो रोग है अजीर्ण है, लक्षण भी कह सकते हैं और उसको रोग भी कह सकते हैं। और उसको वात पित्त कफ के अंदर डिवाइडेशन करते हैं, तो कफ के कारण प्रकृति वाला है यार, कफ के कारण आपका अजीर्ण यानी खाना डाइजेशन नहीं होना तो आमाजीर्ण है। पित्त वाला होगा तो उसको विदग्धा जीर्ण है और वायु वाला हो तो उसको विष्टब्धा जीर्ण है। उसके साथ अरोचक यानी रुचि नहीं रहना खाने के अंदर, अविपाक इंडाइजेशन बोलते हैं वो, अम्लपित्त एसिडिटी जैसा, ग्रहणी दोष, अल्सक, विसूचिका, परिणामशूल, अन्नद्रवशूल, इस प्रकार के अलग अलग डिसीज हैं कि जो आयुर्वेद के डायग्नोसिस में फिट होते हैं। और जो पेट का दर्द उसमें सभी में बहुत ही कॉमन है पर उसके पीछे डायग्नोसिस काफी है। अभी ये हो गया इस तरह से आयुर्वेद का पोर्शन, परंतु इसके अंदर हम ट्रीटमेंट क्या कर सकते हैं। तो सब बोलते हैं कि कुछ पेट का दर्द है कुछ दवाई बता दो तो हम बिल्कुल ठीक हो जाए। हाँ, ऐसे बहुत सारे व्हाट्सएप पे मैसेजेस आते हैं, यूट्यूब पे सर्च करते हैं तो बहुत सारे वीडियो मिल जाते हैं, परंतु आज मैं सभी को एक अच्छी ऑनेस्ट एडवाइस देना चाहूँगा कि आपको हाँ अभी दर्द हुआ है तो कुछ आपने अपने हिसाब से प्रयत्न कर लिया, ठीक हो गया, बहुत अच्छी बात है, पर आपको लगातार पेट का दर्द बना रहता है तो अवश्य आपको
डॉक्टर को बताना चाहिए, आपका डायग्नोसिस कराना चाहिए और उसके हिसाब से ही ट्रीटमेंट कराना चाहिए, तो वो आपके लिए बेटर है। जब हमारे पास पेशेंट आता है तो हम उसको हमारे आयुर्वेद के हिसाब से उसका पूरा डायग्नोसिस करते हैं, उसकी प्रकृति के हिसाब से, उसकी उम्र के हिसाब से, उसकी लक्षण की तीव्रता के हिसाब से, और नाड़ी भी परीक्षण करते हैं। उसके साथ ही उसकी प्रश्न परीक्षा होती है, उसकी दर्शन परीक्षा होती है, उसकी स्पर्शन परीक्षा होती है। आयुर्वेद की जो बेसिक परीक्षा है दर्शन स्पर्शन प्रश्न, और उसके साथ भी मॉडर्न के भी पैरामीटर्स है कि भाई सोनोग्राफी करवाने की ज़रूरत है, उसके अलावा जितने भी ब्लड इन्वेस्टिगेशन की ज़रूरत है, तो वो पूरा मिला के जो भी बेस्ट है पेशेंट के लिए, वो डायग्नोसिस पैरामीटर यूज़ करके परफेक्ट डायग्नोसिस करते हैं, और उसके हिसाब से हम आयुर्वेदिक मेडिसिन उनकी सिलेक्ट करते हैं, और उसके हिसाब से जो मेडिसिन से ठीक हो जाता है तो उनको मेडिसिन की ही एडवाइस करते हैं हमारे वहाँ से, और ज़रूरत है तो उनको पंचकर्मा ट्रीटमेंट भी सजेस्ट करते हैं। और डाइट, ये मेडिसिन लेते हैं और डाइट नहीं करते हैं तो आयुर्वेद ट्रीटमेंट आधा ही होता है, तो हम अवश्य ही उनको डाइट भी पर्टिकुलर डाइट डिसीज के हिसाब से और डिसीज सीवियरिटी के हिसाब से एडवाइस करते हैं। उसके एक्सरसाइज योगा जो के लिए बेस्ट है, पूरा एक मल्टी ट्रीटमेंट डिसाइड होता है और पेशेंट को एडवाइस करते हैं, डेफिनेटली बहुत अच्छे से पेशेंट ठीक होते हैं। अब पंचकर्मा ट्रीटमेंट से क्या क्या फायदा होता है? आयुर्वेद पंचकर्मा जो ट्रीटमेंट होता है उसमें वमन है, विरेचन है, बस्ती है, नस्य है, रक्तमोक्षण, इस प्रकार की ट्रीटमेंट होती है। पर उससे फायदा क्या होता है, यहाँ पे चरक आचार्य बहुत अच्छा समझाते हैं कि जब पंचकर्मा हो जाता है तो आपका कोष्ठ यानी आपका जो पूरा स्टमक है, डियोडेनम, आंत है, पूरा विशुद्ध कोष्ठ है, आपका कोष्ठ वाला जो पोर्शन है पूरा क्लीन हो जाता है। अब क्या होता है, कायाग्नि भी वर्धते, आपके शरीर के अंदर जितनी भी अग्नि है जो पाचन की कार्य करती है, आपका मेटाबॉलिक का जो कार्य करती है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग हो जाती है, तो आपका एक सेल से दूसरा सेल का डिवीजन होता है वो बहुत अच्छे से होता है। आयुर्वेद में बताए गए 7 प्रकार की धातु है वो बहुत अच्छे से बनती है। याज्ञश्च उपशाम्यति, जो भी डिसीज है उसका उपशमन होता है, यानी डिसीज ठीक होता है। प्रकृतिश्चनुवर्तते, यानी पहले आप जैसे ठीक थे वैसे ही ठीक बनते हैं। इंद्रियाणि मनोबुद्धि वर्णस्य प्रसिद्धति, आपकी इंद्रियों आँख कान नाक सभी एकदम सफेद हो जाते हैं, उसकी शक्तियाँ भी बहुत अच्छे से खिलती है। आपकी बुद्धि यानी गुण, आप जब पंचकर्म कराते हैं तो आपका एक ग्लो अलग ही अंदर से ओजस्वी जैसा दिखता है। आपकी बुद्धि यानी डिसीजन पावर भी आपका इंक्रीज होता है, क्योंकि जब शरीर के अंदर कुछ गड़बड़ी रहती है तो मन भी ठीक से काम नहीं करता। एक सिंपल सा उदाहरण आपको दिखाता हूँ, जिस दिन आप पेट साफ नहीं होता है तो उसको उस दिन आपका मन पेट के ऊपर ही रहता है, आपका माइंड एकदम फ्रेश है, कुछ सोच भी नहीं सकता, ठीक से काम भी नहीं कर सकता। तो आप सोचो कि शरीर के अंदर ज्यादा गंदगी पड़ी है, टॉक्सिन्स पड़े हैं, तो आप अच्छे से इतना फ्रेश होकर काम नहीं कर सकते। तो जब पूरे बॉडी से, सिर्फ आंतों से काम कर रहा है, आंत साफ होगा ऐसा, पूरे बॉडी में से सब कचरा बाहर निकलता है, टॉक्सिन्स बाहर निकलता है, पूरा बॉडी एकदम हल्का हो जाता है। तो माइंड की कैपेसिटी भी बहुत इंक्रीज होती है, ब्रेन की कैपेसिटी भी बहुत इंक्रीज होती है, डिसीजन पावर भी बहुत स्ट्रॉन्ग बनते हैं। तो ये पंचकर्म से भी फायदा होता है और बुरा भी होता है। साइकोलॉजिकल डिसीज भी है, ये पंचकर्म भी बहुत अच्छे से फायदा करते हैं। बल पुष्टि स्ट्रेंथ देने में भी पंचकर्म बहुत अच्छे से काम करता है। जरान कुचन, आपकी वृद्धावस्था बहुत धीरे धीरे आती है पंचकर्म कराने रहने से। चिरम जीवत्य अनामय, यहाँ पे चिरंजीवी हमारे हॉस्पिटल का नाम है, हमने यहाँ से ही लिया है, यानी आप चिरंजीवी लंबे आयु तक, लंबे यानी कि समय तक आप जीते हैं। और अनामय, लंबे समय तक जीना उतना ही नहीं है, अनामय यानी आप कोई डिसीज के बिना लंबे समय तक जीते हैं, क्योंकि आज आपके पास बेड पर पड़े हुए कुछ डिसीज ग्रस्त होते हुए तो वो आपके लिए क्या है कि अभिशाप है यार, पाप रूप जिंदगी जी रहे हैं कि बस आयुष्य है, पर वो ठीक से आप भी परेशान हो और वहाँ पे परेशान हो। यहाँ पे पंच ये काम करता है कि चिरायु जीवित तो बनाता ही और वो डिसीज फ्री भी बना है। तो इस प्रकार संशोधन कर्म बुद्धिमान व्यक्ति को समयांतर आयुर्वेद डॉक्टर के गाइडेंस में करना चाहिए, ऐसा चरकाचार्य कहते हैं, मैं नहीं कहता हूँ। तो यह था पूरा एक प्रकार का पेट दर्द का पीछे क्या क्या डायग्नोसिस होते हैं
पेट दर्द के पीछे उसके पेट दर्द के कारण कितने बड़े बड़े रोग भी हो सकते हैं और सामान्य भी एक प्रकार का आपको सामान्य पेट का दर्द भी हो सकता है। परंतु 1-2 दिन का है तो आप कुछ भी अपने हिसाब से उसका ट्रीटमेंट लेते हैं या घर का इलाज करते हैं, आप ठीक हो जाते हैं तो दैट्स गुड है। परंतु आपका वो लगातार पेट का दर्द बना रहता है तो अवश्य ही आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए और उसका इलाज करवाना चाहिए। 1-2 चीज़ मुझे अभी मिस हो रही है, मेरे माइंड में आ रही है, मैं अवश्य कहना चाहूँगा कि ज़्यादातर लोग अभी क्या है कि जॉब करते हैं तो अपने घर से टिफिन लेके जाते हैं। तो मैं उनको अवश्य कहना चाहूँगा कि आप टिफिन लेने के बजाय सुबह में नाश्ता स्किप कर दीजिए और सुबह में ही गरम गरम खाना खा के जाइए और साथ में नाश्ता में टिफिन में नाश्ता लेके जाइए, यानी कुछ हल्का फुल्का या कुछ फ्रूट नाश्ता, यानी जब खाने का टाइम आपका लंच का टाइम है तब आप कुछ इस तरह से नाश्ता कर लीजिए और सुबह में अच्छा गरम गरम खाना खाइए। तो आप डेफिनेटली इतना ही करोगे तो भी आपको जितनी परेशानी हो रही है पाचन की, क्योंकि टिफिन खाने वाले को मुझे लगता है गैस, एसिडिटी, कॉन्स्टिपेशन बहुत ही कॉमन है, तो ये आप इतना चेंज कर दोगे तो भी आपको काफ़ी रिलीफ मिल सकती है। अब लास्ट में सभी को एक सिंपल सा एडवाइस देना चाहूँगा, पेट की बीमारी से आपको बचना है तो सिर्फ इतना भी काम करोगे तो भी आपको काफ़ी आराम मिलेगा। आप जब भी खाना तो पहले अपने आप को चेक करो कि मुझे भूख लगी है कि नहीं, भूख लगे तभी खाओ, गरम गरम खाओ और चबा चबा कर खाओ। पहले तो हाथ से भी थोड़ा छोटा छोटा लेवला रखो और फिर उसको दांतों में डालो, अच्छे से दांतों को से काम कराओ। तो दांतों से और हाथ से जितना काम आप ज़्यादा कराओगे तो उतना काम आपके स्टमक को और आपके हाथों को नहीं करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा, यानी आपका डाइजेशन बहुत जल्द हो जाएगा और आपका डाइजेशन बहुत ही हेल्दी तरफ से होगा और आपका स्टमक और आपका हेल्थ भी बहुत ही हैप्पी रहेगा। तो लास्ट एडवाइस ये है कि आपको भूख लगे तब खाओ, गरम गरम खाओ, चबा चबा कर खाओ, तो डेफिनेटली आपका डाइजेशन बहुत ही ठीक होगा। आपको कुछ गड़बड़ी है तो भी ठीक होगा और आपको कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है तो भी आपका डाइजेशन अच्छा ही बना रहेगा। तो पेट का दर्द का हमने आज सब्जेक्ट लिया था, तो हम आशा रखते हैं कि आपको काफ़ी कुछ जानना मिलेगा। आपके पास कुछ भी कोई से प्रश्न है तो डेफिनेटली हमारा संपर्क कर सकते हैं, तो हम आप प्रयास करेंगे आपके प्रश्न का सॉल्यूशन लाने के लिए। हम एक एडवाइस और भी देंगे कि आपको पेट का दर्द है, कई बार बहुत सारे परेशान होते हैं, काफ़ी डॉक्टर्स को भी दिखाते हैं, हम ये एडवाइस करते हैं आप कोई भी आयुर्वेद के पास सीधे भी जा सकते हैं, तो भी आप क्या है कि वहाँ पे डेफिनेटली तुरंत यानी 1-2 दिन में ही वो पेट दर्द का निराकरण अवश्य ही ला सकते हैं। तो यहाँ पे लास्ट में सभी को आभार व्यक्त करूँ और यहाँ पे मेरा व्याख्यान पूर्ण करता हूँ और आशा करता हूँ कि आप सभी पेट के दर्द के रोगी हो तो जल्द से जल्द पेट के दर्द में से मुक्त हो जाओ। आभार।